सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत में चौथा नियम, नाम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ऐसे आप सभी स्टूडेंट इतना जानते होंगे कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल। तो हम आपको बता दें कि इस नियम को पढ़ने से पहले बहुत सारा बेसिक जानकारी आज जरूरी है। इस क्लास में आपको लगभग 10-15 मिनट कुछ बेसिक जानकारी देने के बाद ही ये नियम सुनने पर समझ में आएगा, क्योंकि ये नियम लिख तो लिए आप अपने नोटबुक में, लेकिन आप समझने के लायक आप अभी नहीं हैं। 15 मिनट में हम उस लेवल में आपको पहुंचाने जा रहे हैं। जरा ध्यान बनाए रखिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। और आपको ये अच्छे से पता है कि जिसके बाह्यतम कक्ष में 1, 2, 3 होता है, एस और पी ब्लॉक के लिए बताया जा रहा है, उसको धातु आप कहते हैं। क्या कहते हैं? और अगर 4 होता है तो आप क्या कहते हैं? उपधातु। हर एक बात हर एक स्टूडेंट को ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़ रहा है सबको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, 5, 6, 7 होने पर अधातु और 8 होने पर नोबेल गैस, अक्रिय गैस आप बोलते हैं। अब हमने क्या बता दिया, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। नोबेल गैस हमने ये बताया कि फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, 2, 8, 5। आपसे पूछा जाएगा कि धातु है कि अधातु, तो आप देखेंगे बाहरी कक्ष में और बताएंगे 5 है, तो 5 क्या हो, 5, 6, 7 होने पर क्या बोलना है? अधातु। सिलिकॉन 14, 2, 8, 4। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 4 बाह्यतम कक्ष में है तो क्या बोलेंगे? आर्गन 18, 2, 8, 8। क्या बोलेंगे? नोबेल गैस। तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। पोटेशियम 19, 2, 8, 8, 1 धातु। तो जिसके बाह्यतम कक्ष में 1, 2, 3 आएगा तो आप उसको धातु, 4 उपधातु, 8 रहने पर नोबेल गैस। तो ये आप समझ चुके। अब हम बात करते हैं यहाँ संयोजकता का। जरा ध्यान दिया जाए, संयोजकता का निर्धारण कैसे होता है। यहां पर देखिए, जिसके बाह्यतम कक्ष में, बहुत शॉर्टकट में हम संयोजकता का नियम बता रहे हैं। जिसके बाह्यतम कक्ष में मतलब बाहरी कक्ष में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, संयोजकता वही हो जाएगा। वही का मतलब 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा 3, 4 रहेगा 4। ध्यान बनाइए क्या बोल रहे हैं। 1, 2, 3, 4 होने पर संयोजकता वही बोल दिया जाता है जो होता है बाहरी कक्ष में। लेकिन 5, 6, 7, 8 होने पर 8वें से घटा कर तब संयोजकता बोला जाता है। मतलब अगर 7 बाह्यतम कक्ष में रहेगा, 8 में 7 घटेगा 1। अगर 5 रहेगा, 8 में से 5 घटेगा 3। जैसे फास्फोरस का संयोजकता एकदम नहीं, 8 में से 5 घटाएंगे 3। सिलिकॉन की संयोजकता तो 1, 2, 3, 4 रहने पर वही बोलना है, तो 4 का 4 हो जाएगा। अब आर्गन 2, 8, 8, तो इसकी संयोजकता 0। 0 आना इस बात का प्रमाण है कि किसी से संयोग नहीं करता है, ये नोबेल गैस है, इसलिए संयोजकता 0 आ रहा है। पीछे ध्यान दीजिए, ये पोटेशियम की संयोजकता 1। जल्दी से बताइए, क्लोरीन 17, 2, 8, 7। संयोजकता निकालने के लिए 8 में से 7 घटाएंगे। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट संयोजकता भी निकालने के लिए सीख गए। अगर कुछ भी अभी बाकी है तो अपना कॉन्सेप्ट जितना जल्दी क्लियर कीजिए। 8 परमाणु संख्या के अनुसार ऑक्सीजन का 2, 6, तो संयोजकता 2। 2 कैसे आया? 8 में से 6 घटा। कब 8 में से घटाना है? जब 4 से अधिक होगा। और कब वही बोल देना है? जब 1, 2, 3, 4 आए, 4 तक वही संयोजकता बोलना। तो ये था संयोजकता का ज्ञान। आप इस दोनों के कॉन्सेप्ट के बाद अणु सूत्र के निर्माण का कॉन्सेप्ट आप समझने जा रहे हैं। अणु सूत्र आपको ये सारा चीज जानने के बाद ही आज का टॉपिक व्युत्क्रम अनुपात का नियम समझ में आएगा। इसलिए बेस तैयार करके जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बहुत मन लगेगा, हर एक बात समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अणु सूत्र के निर्माण का एक तत्व है M और एक तत्व है N। इसका संयोजकता हमने मान लिया 3 और इसका 2। तो इस दोनों के क्रॉस वाइज अरेंजमेंट से, इस दोनों के संयोजकता के क्रॉस वाइज अरेंजमेंट से, तिरछा तिरछी सजावट से अणु सूत्र बनता है। तो ये हो जाएगा M2N3 और ये अणु सूत्र बन गया।
क्या हम कहना चाहते हैं? एक तत्व है एल्युमिनियम, एक तत्व है ऑक्सीजन। एल्युमिनियम की संयोजकता, एल्युमिनियम 13 ना, 13 के अनुसार 2 8 3, तो संयोजकता बताया जाए 3, और ऑक्सीजन की संयोजकता 2, तो इसका 3 लिख दिए, इसका 2 लिख दिए। तिरछा तिरछी सजावट सूत्र है, जल्दी बताया जाए। सी का संयोजकता, एच का संयोजकता, सी का संयोजकता 4 कैसे हुआ देख लीजिए, 2 4 4। क्रॉस वाइज अरेंजमेंट, CH4, H और O आपस में संयोग करें तो इसका 1 इसका 2, क्रॉस वाइज अरेंजमेंट। तो आप इन सभी अणु सूत्र के निर्माण का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पा रहे हैं। ध्यान से और भी कुछ अणु सूत्र के निर्माण का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। मैग्नीशियम नाइट्रोजन आपस में संयोग कर रहा है। मैग्नीशियम 12 2 8 8 2, मैग्नीशियम 12 2 8 2 हो गया। तो ये हो गया नाइट्रोजन 7, ठीक है, नाइट्रोजन 7 होता है 2 5, तो संयोजकता कितना हो जाएगा? 3। सूत्र तैयार होगा 3 and 2। कोई दिक्कत है? अब आइए C और O के बीच, C का संयोजकता, O का संयोजकता, तिरछा तिरछी सजावट, C2O4, 2 दूनी के CO2। दिक्कत? कुछ यौगिक कुछ तत्व जोड़ते हैं, एक से अधिक संयोजकता लेके आते हैं। जैसे लोहा, लोहा का संयोजकता +2 भी होता है, +3 भी होता है। अब जरा सुनिएगा, अब इसका खेल अणु सूत्र बनाने का। Cl के साथ जब संयोग करेगा तो ये FeCl2 भी बनाएगा और FeCl3 भी बनाएगा। 2 संयोजकता से संयोग करेगा तो FeCl2 और 3 से बनाएगा तो FeCl3। तो यहाँ पर इसका नाम फेरस क्लोराइड और इसका नाम फेरिक क्लोराइड। क्या हम बताना चाह रहे हैं? ध्यान दीजिए। यहाँ हमने बताया कि Fe की संयोजकता +2 भी होती है, +3 भी होती है। एक धातु 2 संयोजकता रखता है, तो 2 संयोजकता से संयोग करेगा तो FeCl2, अगर 3 संयोजकता लेकर संयोग करेगा FeCl3। तो ये है फेरस क्लोराइड और ये है। तो इस तरह से जो कम संयोजकता होता है उसमें अस लगता है और अधिक संयोजकता इक। इस बात को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल, SN3 का संयोजकता +2 भी होता है, +4 भी होता है। अगर Cl के साथ संयोग करें तो कम संयोजकता संयोग करेगा तो SnCl2 बनेगा, अधिक संयोजकता लेकर संयोग करेगा तो SnCl4 बनेगा। इसको स्टेनस क्लोराइड और इसको स्टेनिक क्लोराइड बोला जाएगा। तो ये है अणु सूत्र के निर्माण का विचार। तो आपने संयोजकता जाना, अणु सूत्र के निर्माण का विचार जाना, धातु अधातु पहचानने का नियम जाना, और अब आप तैयार हैं आज का टॉपिक पढ़ने के लिए। शुरू हो रहा है आज का टॉपिक, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जिसका एक भी लाइन सुनने पर आप तभी समझ पाएंगे जब इस एग्जाम्पल को समझें। 2 तत्व है कार्बन और ऑक्सीजन, पृथक पृथक मतलब अलग अलग। उसी ढंग से ये एग्जाम्पल समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिस ढंग से हम नियम लिखवाए हैं। तो ये नियम तब एक एक शब्द समझा पाएगा, आप समझ पाएंगे। 2 तत्व है कार्बन ऑक्सीजन, तीसरे तत्व हाइड्रोजन से पृथक पृथक संयोग कर रहा है। आपके पास इतना क्षमता हम भर दिए हैं कि आप बता सकते हैं कि C और H संयोग होगा, संयोग करेगा तो क्या बनेगा? CH4। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ फिर से एक बार आपके लिए, क्योंकि आप 0.11 GB वाले हैं, ये देखिए जल्दी से क्या हो जाएगा। और H और O आपस में संयोग हो करेगा तो यहाँ पर समझ सकते हैं क्रॉस वाइज अरेंजमेंट H2। और ये C और O आपस में संयोग करेगा तो बनेगा CO2। कैसे बनता है यहाँ देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। तो दिक्कत, तो शुरू हो रहा है आपका नियम, और ये नियम क्या कह रहा है देख लीजिए। जब 2 तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से पृथक पृथक संयोग करते हैं तो जिस भारानुपात में संयोग करते हैं उसी भारानुपात में ये परस्पर संयोग करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि ये नियम तब तक से नहीं समझिएगा जब तक से भार का अनुपात नहीं समझिएगा। तो सारे परमाणु का इस यौगिक में
सारे परमाणु का भार धीरे धीरे लिखवाना शुरू कीजिए। सभी परमाणु जो जो आए हैं सबका भार लिखवाइए जल्दी जल्दी। रुक जाइए, पहले CH4 में चलिए। बताइए कार्बन का कितना ग्राम है? कार्बन का 12 ग्राम है। जो नहीं समझ पा रहे यहाँ ध्यान देते रहिएगा। हाइड्रोजन 4 है, तो क्या ये बात समझ में आ रहा है कि CH4 में कार्बन का 12 ग्राम हाइड्रोजन के 4 ग्राम संयोग कर रहा है? H2O में हाइड्रोजन का कितना ग्राम? 2 ग्राम कैसे हुआ? 1 गुणे 2। और ऑक्सीजन का कितने ग्राम से संयोग कर रहा है? इस CO2 में C का कितना ग्राम? 12 और ऑक्सीजन का 16 दूनी। तो हर एक यौगिक में कौन तत्व कितना संयोग कर रहा है आपके सामने आ चुका है। कार्बन का 12 ग्राम हाइड्रोजन के 4 ग्राम संयोग करता है। H2O में हाइड्रोजन का 2 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम संयोग करता है। CO2 में कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से। अब आप जरा ध्यान लगाइए, इस यौगिक में हाइड्रोजन का 4 ग्राम कार्बन के कितने ग्राम संयोग करता है? तो हाइड्रोजन का 4 ग्राम हमने निश्चित भार के रूप में लिया है और इसमें कार्बन CH4 में कार्बन के 12 ग्राम से संयोग करता है। जबकि यहाँ देखा जाए हाइड्रोजन का 2 ग्राम ऑक्सीजन के कितने ग्राम से? तो आपसे हम छोटा सा क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं कि बताइए जब 2 ग्राम 16 ग्राम संयोग करता है तो 4 ग्राम कितना करेगा? 2 ग्राम 16 ग्राम संयोग करता है तो 4 ग्राम कितना से? सीधे सीधे ये डबल हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा? तो अब हम आपसे पूछने जा रहे हैं कि 4 ग्राम जब कार्बन के 12 ग्राम संयोग करता है तो ऑक्सीजन के कितना ग्राम संयोग करेगा? जानने के लिए यहाँ संपर्क कीजिए। 4 ग्राम कितना संयोग करेगा? अब हम आपसे पूछना जा रहे हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन का कार्बन के कितने ग्राम संयोग करता है? ऑक्सीजन के कितने ग्राम संयोग करता है? 32 ग्राम से। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात कितना हुआ? 12:32 अर्थात 3:8। तो अब नियम बोलने पर हर एक शब्द रुकेगा, आपके दिमाग में ठहरेगा। इस बात में कितना सच्चाई है देख लीजिए। जब 2 तत्व पृथक पृथक किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, क्या आप लोगों को निश्चित भार नजर आ रहा है? कितना? 4 ग्राम। तो जिस भार के अनुपात में ये निश्चित भार से संयोग करता है वो भार का अनुपात बताया जाए कितना है? 12:32। तो जब 2 तत्व पृथक पृथक किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से जिस भार अनुपात में संयोग करते हैं, अगर आपस में भी संयोग कर ले तो वही अनुपात आता है। इसीलिए इसका नाम है उल्टा पलटा नियम। हम ये समझाने का प्रयास किए हैं कि जिस भार के अनुपात को लेकर ये निश्चित भार से संयोग कर रहा है, उल्टा वही अनुपात आपस में संयोग करने पर आ गया। और अब इसको लास्ट बार एक बार फिर से, 2 तत्व था C और O, तीसरे तत्व हाइड्रोजन से संयोग किया तो यहाँ बना CH4, यहाँ बना H2O। इसमें हाइड्रोजन का 4 ग्राम था और कार्बन के 12 ग्राम से। इसमें हाइड्रोजन का 2 ग्राम था ऑक्सीजन के, तो 4 ग्राम कितना ग्राम से? अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट के दिमाग में ये बात चल रहा है कि 4 ही ग्राम क्यों निश्चित कर रहे हैं, 2 क्यों नहीं निश्चित कर रहे हैं, तो इस बार 2 निश्चित कर दे रहे हैं। 2 निश्चित कर दे रहे हैं। तो 2 निश्चित करेंगे तो 2 ग्राम इसके कितने ग्राम संयोग कर रहा है? इसके 16 ग्राम से। तो इसका 4 ग्राम इसके 12 ग्राम संयोग करता है तो 2 ग्राम कितना करेगा? तो हाइड्रोजन के 2 ग्राम से संयोग करने वाला कार्बन का भार, हाइड्रोजन के 2 ग्राम से संयोग करने वाला ऑक्सीजन का भार, तो अनुपात कितना का हुआ? 2 से कटाइए। और ये आपस में संयोग कर ले रहा है तो क्या बन रहा है? अनुपात कितना का रहा है? चेक किया जाए। तो कॉन्सेप्ट बार बार यही समझाना चाह रहा है कि जब 2 तत्व आपस में, जब 2 तत्व पृथक पृथक बल्कि तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है, तो जिस भार के अनुपात में ये तीसरे तत्व के निश्चित भार संयोग करता है वही अनुपात को लेकर ये आपस में भी संयोग करता है। इसे ही व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। इसका नाम व्युत्क्रम अनुपात क्यों पड़ा? क्योंकि जिस अनुपात को लेकर ये तीसरे तत्व के निश्चित भार संयोग कर रहा है, उल्टा वही अनुपात आपस में भी संयोग करने पर आ जा रहा है। समझ में रहा है? तो हम इसका एक्सप्लेनेशन दिए कि C और O 2 तत्व है जो तीसरे तत्व हाइड्रोजन के निश्चित भार संयोग किया, जिसके फलस्वरूप 2 यौगिक का निर्माण हुआ, CH4 और H2O। CH4 में कार्बन का 12 ग्राम हाइड्रोजन के 4 ग्राम संयोग करता है। H2O में हाइड्रोजन का 2 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम संयोग करता है, अर्थात हाइड्रोजन का 4 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम संयोग करता है। तो हाइड्रोजन के निश्चित भार
4 से संयोग करने वाला कार्बन एवं ऑक्सीजन का भार क्रमशः 12:32 अर्थात 3:8। और जब ये आपस में, ये दोनों तत्व आपस में संयोग करता है C और O, तो इसमें इसका भारात्मक अनुपात 12:32 अर्थात 3:8 है, जो ऊपर आए हुए अनुपात के क्या है, बराबर है। अब फुल एक्सप्लेनेशन जैसे आपने क्लास नोट्स में लिखा था वैसे देख लिया जाए, एक एक शब्द आप पढ़ने जा रहे हैं। व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया गया है रिचर के द्वारा 1792 ईस्वी में। जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, जब दो तत्व पृथक पृथक किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से जिस भार अनुपात में संयोग करते हैं उसी भार अनुपात में ये परस्पर भी संयोग करते हैं। इसको समझाने का प्रयास किया गया है इस एग्जाम्पल के एक्सप्लेनेशन के मदद से, जो आप देख सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर स्टार्ट होता है। दो तत्व है कार्बन ऑक्सीजन, ये तीसरे तत्व हाइड्रोजन संयोग किया तो इससे फलस्वरूप दो यौगिक बना CH4 और H2O। CH4 और आपस में संयोग किया ये C और O तो बन गया CO2। CH4 में कार्बन का 12 ग्राम, हाइड्रोजन के 4 ग्राम संयोग करता है। H2O में हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन के 16 ग्राम संयोग करता है। तो जब 2 ग्राम 16 ग्राम संयोग करता है तो 4 ग्राम कितना से करेगा, 32 ग्राम से। तो हाइड्रोजन के निश्चित भार 4 से संयोग करने वाला कार्बन ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात कौन कौन सा है, 12 और 32। तो जिसका भारात्मक अनुपात हो गया 12:32 अर्थात 3:8। अब CO2 में कार्बन एवं ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात जो है 12:32 है या 3:8 है, जो ऊपर आए हुए अनुपात के बराबर है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस उदाहरण में व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।